हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th का 5th चैप्टर पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पेस्टोरलिस्ट का मतलब होता है चरवाहे, मॉडर्न वर्ल्ड के चरवाहे। इस चैप्टर में हम नोमेडिक पेस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। नोमेड मतलब होता है जो बंजारे जैसे लोग रहते हैं। आज 6 महीने यहाँ रह लिए, 6 महीने यहाँ रह लिए, 6 महीने यहाँ रह लिए, मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं। तो ऐसे चरवाहा के बारे में पढ़ेंगे। नोमेड वही होते हैं जो एक जगह नहीं रहते और अपनी जीवन शैली के लिए यहाँ से वहाँ लगभग मतलब वन एरिया टू अनदर घूमते रहते हैं। हम इंडिया के कई हिस्सों में, कई राज्यों में, कई शहरों में इन नोमेडिक जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं, जो घुमंतू चरवाहा होते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। किसी के पास बकरी होती, किसी के पास भेड़ होती, किसी के पास कैमल्स होते हैं और अदर कैटल्स होते हैं। वो इस तरह घूमते ही रहते हैं। क्या ये जानने की कोशिश की है कि मतलब ये कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं और ये रहते कैसे हैं? क्या उनकी कमाई का साधन क्या है और इनके पीछे पास्ट क्या है? तो इसके उनके बारे में आगे दिया हुआ है। जब हम क्लास में हिस्ट्री पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम पेस्टोरलिस्ट मतलब जो चरवाहा होते हैं उनके बारे में बहुत रेयरली पता कर पाते हैं। और जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो हमें एग्रीकल्चर के बारे में पता चलेगा, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता चलेगा। और कभी कभी होता है आर्टिस्ट वगैरह जो रहते हैं, कलाकृति से संबंधित हैं, उनके बारे में पता चलेगा। लेकिन बहुत रेयरली होता है जो जब हमें चरवाहों के बारे में पता चलता है। ऐसा लगता है कि मतलब उनके जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, उनकी पास्ट से कोई मतलब नहीं हो, और अभी मॉडर्न सोसाइटी में भी उनकी क्या लाइफस्टाइल है, उनकी क्या जीवन शैली, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया और अफ्रीका के जैसे देशों में जो चरवाहा होते हैं उनका वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में। और इस चैप्टर में हम देखेंगे जब अंग्रेज़ लोग आए थे तो उन्होंने इनकी लाइफ में क्या चेंजेस लाए थे और मॉडर्न सोसाइटी में इनका क्या क्या रोल है। और इस चैप्टर में सबसे पहले इंडिया के चरवाहा हैं, इंडिया के पेस्टोरलिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो अफ्रीका के हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट इन द माउंटेन रेंज। मतलब जम्मू कश्मीर में आज भी गुज्जर बर्कवाल कम्युनिटी के से लोग हैं जो भेड़ और बकरियां पालते हैं। 19th सेंचुरी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जानवरों के खाने के लिए यहाँ पर आया करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ पे रहने लगे और फिर धीरे धीरे यहीं पर बस गए थे। और इनका जो रहने का स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है। गर्मियों में और सर्दियों में, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है। सर्दियों में क्या करते हैं, ये हाई हाई माउंटेन के नीचे जो शिवालिक हिल्स है उसके जो निचला स्तर है वहाँ पर रहा करते थे, वहाँ पर रहा करते हैं जहाँ सूखी घास वगैरह होती है जो इनके जानवरों को खिलाते हैं। उसके बाद अप्रैल में जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो ये वहाँ पर चले जाते हैं हिल पे, ऊपर की चोटियों पे, मतलब पहाड़ों की ऊपर की चोटियों पे। मतलब सब अपना पूरे मतलब एक दो नहीं रहते, इनका पूरा गांव रहता है जिसे काफिला कहते हैं। और ये पीर पंजाल पास है, पीर पंजाल पास को क्रॉस करते हुए कश्मीर वैली में इंटर कर जाते हैं, जहाँ पर गर्मियों में इनको सर्दियों में तो वहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़ गिरती है तो पूरा बर्फ़ से ढका रहता है पहाड़ियाँ। जब अप्रैल में गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो ये पूरा लश ग्रीन, पूरी वहाँ पर हरियाली आ जाती है। इससे क्या होता है कि इनके जानवरों को वैरायटी ऑफ ग्रासेस, मतलब अलग अलग तरीके की ग्रासेस मिल जाती हैं, जिससे जो इनकी बकरियों के लिए जो रिच न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, मतलब बकरियों के खाने के लिए, बकरियों के लिए बहुत सेहतमंद थे। और सितंबर होते ही मतलब अप्रैल अप्रैल से लेकर सितंबर तक, लास्ट सितंबर तक ये लोग वहाँ रुकते हैं। फिर वापस जब हल्की हल्की सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं फिर वापस अपने विंटर बेस पे जो पहाड़ियों के नीचे जो दर्रे हैं, मतलब यहाँ पे ये पहाड़ जो पहाड़ियों के नीचे है वाले जो बेस है वहाँ पर चले जाते हैं और वहीं पर रहते हैं सर्दियों के मौसम में। ऐसे ही डिफरेंट एरिया है जो कि हिमाचल प्रदेश में है।
इनका भी सिस्टम ऐसा ही है, जो कि गड्डी कम्युनिटी के लोग हैं, इनकी भी सिमिलर साइकिल है सीजनल मूवमेंट की। मतलब सर्दियों में और कहीं रहते हैं और गर्मियों में और कहीं रहते हैं। ये भी सर्दियों में शिवालिक रेंज की लो हिल्स, मतलब शिवालिक हिल्स की जो समतल होती है वहाँ पर रहते हैं। और जब अप्रैल आता है, जब गर्मियाँ थोड़ी सी पड़ती हैं, तो ये लाहौल और स्पीति की तरफ मूवमेंट कर जाते हैं। जब स्नो मेल्ट हो जाता है गर्मियों के महीने में, तो वे वहाँ पर हायर माउंटेन पे चले जाते हैं, मतलब पहाड़ों के ऊपर। और सितंबर के महीने में वापस ये रिटर्न चले जाते हैं। इनकी भी साइकिल लगभग लगभग सेम है। गर्मियों में लाहौल और स्पीति में जाते हैं। और जब सितंबर में सर्दियाँ हल्की फुल्की स्टार्ट हो जाती हैं, तो वापस ये शिवालिक में पहुंच जाते हैं, शिवालिक की लोअर रेंज में। एक बताया भी है कि उनके घर घर कैसे रहते थे, क्या सिस्टम था। ये बांस का घर है उनका, इसको मंडप कहते हैं। और लगभग ये 10 से 11 हज़ार की फीट की ऊंचाई पर रहता है, जहाँ पे भैंसों का जाना बहुत मुश्किल रहता है। और ये घी का काम करते हैं, घी घी बेचते हैं। और अभी हाल के कुछ सालों से इन्होंने ट्रक में घी बेचना स्टार्ट कर दी, बसों में और ट्रक में। और ये हिमाचल प्रदेश की वैली है, यहाँ पर वेट कर रहे हैं इनका रुई उतारने के लिए, शिप। अब ईस्ट की तरफ चलते हैं। जब घरवाल और करमाल के जो गुज्जर का कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सर्दियों के मौसम में भाबर की तरफ चले जाते हैं। अ, और गर्मियों के मौसम में बुगलियाल की तरफ। भाबर का मतलब होता है जो पहाड़ों का निचला स्तर होता है, उसे भाबर भाबर कहते हैं। और बुग्याल का मतलब होता है जो पहाड़ों के जो टॉप पहाड़ की, गर्मियों में जब स्नो मेल्ट हो जाती है, तो वहाँ पे हरी हरी घासें उगाती हैं, तो उसे बुग्याल कहते हैं। इनकी भी स्टोरी लगभग ऐसी ही। जम्मू कश्मीर से 19वीं सेंचुरी में अपने जानवरों के खाने पीने के लिए जानवरों को चराते चराते यहाँ तक आ गए थे, यूपी की पहाड़ियों में। फिर वापस उसके बाद ये यहीं पर आकर बस गए थे। इनकी कुछ पिक्चर्स दी हुई है, ये रही। गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से अलग अलग जगहों पे रहते हैं। जैसे जो इनका साइकिलिंग मूवमेंट है चलता रहता है। जैसे हिमालय के भूतिया है, सेप्रस है और किन्नौरी हैं, ये सारे के सारे गर्मियों में इनका अलग स्थान रहता है और सर्दियों में इनका अलग स्थान रहता है। और इस तरीके से रहने से क्या होता है, जगह बदलते हैं कुछ टाइम के बाद। जहाँ जो जगह छोड़ के गए थे, 6-7 महीने बाद वो जगह भी हरी भरी हो जाती है, उसमें भी जान आ जाती है। ऑन प्लेट्यू, प्लेन एंड डेजर्ट, इनमें डिफरेंस क्या होता है प्लेन और प्लेट्यू में। जैसे कि समंदर है, समंदर के ऊपर की जो ये प्लेन है, और इसके ऊपर होता है प्लेट्यू, और ये होता है माउंटेन। ये डिफरेंस है। इसे कहते हैं प्लेन, इसे कहते हैं प्लेट्यू, इसे कहते हैं माउंटेन। डेजर्ट तो पता ही है। ऐसा ऐसा नहीं कि सारे चरवाहा जो लोग हैं वो माउंटेन में ही रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्लेट्यूज में भी रहते हैं, प्लेन में भी रहते हैं, और डेजर्ट रेगिस्तान में भी रहते हैं। और एक कम्युनिटी है, नहीं एक जगह है धंगर। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में एक धंगर कम्युनिटी है, जो कि चरवाहा हैं। जो कि 20 सेंचुरी में इनकी आबादी लगभग उस टाइम पर इनकी थी 4,67,000। इनमें से कुछ थे जो चरवाहा थे, कुछ थे जो ब्लैंकेट वगैरह बनाते थे, कंबल बनाते थे। और इसमें से कुछ हैं जो भैंस वगैरह रखते थे। धंगर कम्युनिटी के लोग ये महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेट्यू में रहते रहते हैं। ड्यूरिंग द मानसून जब हल्की हल्की बारिश होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, महाराष्ट्र का जो सेंट्रल प्लेट्यू वाला एरिया है, वहाँ पर आके ये लोग रहने लगते हैं। क्योंकि
यहाँ पर ना ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पर ना ज़्यादा सॉइल अच्छी है। यहाँ पर इनके सूखे हुए कांटे हैं और सिर्फ उगाने के लिए सिर्फ बाजरा ही बो सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे बाजरा ही उगता है। और मानसून के महीने में इनके जानवरों को अच्छी हरियाली मिल जाती है घास फूस खाने के लिए। और अक्टूबर के महीने में ही बाजरे की हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब बाजरे की कटाई शुरू कर देते हैं। और फिर ये वहाँ से चल पड़ते हैं, ये फिर वेस्ट की तरफ चल पड़ते हैं। फिर वहाँ पे कौन कोनकन, मतलब कोनकानी एक रीजन है, वहाँ पर पहुँचते हैं लगभग लगभग। फिर वहाँ पर हाई रेनफॉल में, जहाँ पे मिट्टी अच्छी है और जहाँ पे अच्छी रेनफॉल होती है, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। धंगर के जो चरवाहा होते थे, जब वो कोनकानी जगह पर जाते थे, तो वहाँ के लोग, वहाँ के किसान भी इनका काफ़ी स्वागत करते थे। क्योंकि जब वो लोग खरीफ क्रॉप्स जब बोते थे, खरीफ क्रॉप्स की कटाई के बाद, क्योंकि जब उन्हें राबी क्रॉप्स हार्वेस्ट करनी रहती थी, तो इसके लिए क्या करते थे, जो सूखा सूखा घास फूस बच जाता था, तो ये जो चरवाहा हैं, ये जो भेड़ बकरियाँ, वो खा लेते थे। और इसके बदले में कोनकानी पीजन इनको थोड़ा कुछ चावल वगैरह भी दे देते। और जैसे ही जब मानसून स्टार्ट होता था, तो जो धंगार के चरवाहा हैं, वो कोनकानी और कोस्टल प्लेटू छोड़कर वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि जो शीप है वो बरसात का मौसम झेल नहीं पाती है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी ड्राई सेंट्रल प्लेटू है, जहाँ पर स्टोन्स हैं, ग्रास हैं, सूखी घासें हैं। और वहाँ पर भी कैटल्स, गॉट और शीप हडर रहते हैं, मतलब जो चरवाहा लोग रहते हैं, जो भेड़ बकरी पालते हैं, वो लोग भी वहाँ रहते थे। जिनकी कम्युनिटी है, जिसे गोल्लस कहते थे। गोल्लस लोग भेड़ भेड़ बकरी गाय भैंस भी पालते थे। और कुरुमस और कुरुबास, ये दो कम्युनिटी ऐसी हैं, ये भेड़ और बकरी पालते थे, और साथ में अपने ये ऊन के कंबल होते हैं, उनको भी बेचते थे। ये लोग ज़्यादातर जंगल के पास रहते थे, और स्मॉल मतलब और छोटी ज़मीन जो होती थी, वहाँ वहाँ पर खेती की किया करते थे, और वहीं पर अपनी जानवरों की देख रेख किया करते थे। इनका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है। ये जो माउंटेन पेस्टोरलिस्ट, मतलब जो पहाड़ी चरवाहा होते हैं, उनकी तरह नहीं होते। पहाड़ी चरवाहा क्या करते हैं, पूरे के पूरे सीज़न आते ही पूरा ज़िला, पूरा राज्य चेंज कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही चलते हैं। मतलब यहाँ पहले करते थे, फिर सीधा यहाँ करने लगे। लेकिन जो पठारों के हैं, वो क्या करते हैं, मतलब ये समंदर है, यहाँ पे करते हैं कि थोड़ा सा इनके पास थोड़े से चेंजेस होते हैं। जैसे कि ये जो जब मानसून आता है, तो ये कोस्टल इलाका छोड़ देते हैं। जब बारिश के समय में कोस्टल इलाका छोड़ देते हैं, वापस वहीं चले जाते हैं जहाँ से आए थे। लेकिन ये पूरा रीजन चेंज नहीं करते हैं। मतलब यहाँ ये कोस्टल इलाका है, तो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगे। लेकिन जो जो अपने पहाड़ी चरवाहा हैं, वो पूरे यहाँ से उठ के मतलब पूरी जगह ही चेंज कर देते हैं। क्योंकि जो पानी का जो भेड़ बकरी है, वो पानी वाला एरिया से सूट नहीं करता है, इसीलिए उसको सूखे इलाके में ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। जो बकरी हैं, जो बफेलो, जो भैंस है, उसको ज़्यादा ये थोड़ा कीचड़ वाला, मानसून वाला एरिया अच्छा लगता है। चरवाहा की एक और कम्युनिटी बंजारा, जो कि यूपी के गांव में रहती है, उत्तर प्रदेश के गांव में रहती है, पंजाब के गांव में, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के गांव में रहती है। जो बंजारा हैं, ये लोग दूर दूर लंबा 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 रास्ता तय करते हैं, और रास्ते में क्या करते हैं, कभी कभी ये लोग अपने जो भी अपने जानवर वगैरह हैं, उसको बेच देते हैं। और इसके बदले में जो भी गेहूँ है, जो भी इनका खाने पीने की चीज़ें हैं, वो उसको एक्सचेंज करते थे गांव वालों से। राजस्थान के रेगिस्तान में एक और कम्युनिटी है चरवाहों की, जिसे रायका कहते हैं। मतलब इस रीजन में जो बारिश है वो अनसर्टेन रहती है, मतलब कभी हो गई, कभी नहीं हुई, हुई तो हल्की फुल्की हुई। इसीलिए यहाँ पे जो खेती बाड़ी का सिस्टम है, यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब ऊपर नीचे, कभी ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई। और ये भी देखा जाता है, कहीं कहीं तो खेती नहीं हो रही, मतलब सूखा ही पड़ा हुआ है। जो रायका कम्युनिटी के लोग हैं,
वो मानसून के महीने में, मतलब जब हल्की फुल्की बारिश होती है, जैसे बरमर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ के जो चरवाहा हैं, ये लोग आप स्टे इन देयर होम एंड विलेज, मतलब जो अपना गांव है अपने ही गांव में रहते हैं। बट लेकिन अक्टूबर आते आते ये लोग चले जाते हैं, क्योंकि जब बरसात होती है तो इनको अपना चारा वहीं के वहीं मिल जाता है गांव में, इनको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। जब अक्टूबर स्टार्ट होती है तो वापस ये लोग चले जाते हैं अपने गाय, जो अपने वो ऊँट ऊँट वगैरह होते हैं, भेड़ बकरी होते हैं, उनके चारे के लिए। और फिर जब नेक्स्ट मानसून आता है तभी लौटते हैं अपने गाँव में। रायका इज़ नोन एज मरू डेजर्ट, जैसे मरुस्थल भी कहते हैं। कुछ ऐसे रायका हैं जो कैमल वगैरह पालते हैं, कुछ ऐसे हैं जो गोट और शीप भी पालते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि चरवाहों की ज़िंदगी कैसी थी, क्या क्या फैक्टर्स थे, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता था। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता था कि जहाँ वो जा रहे हैं उनके लिए रहने की जगह वो कैसी रही, किस टाइम पे उन्हें निकलना है, और किन किन रास्तों से गुजरना है। जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ पर उन्हें पानी और उनके जानवरों के लिए चारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनको एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करनी पड़ती थी कि यार किस टाइम निकलना है। और इस बात की भी उन्हें श्योर रहना पड़ता था कि जिस रास्ते से गुजर रहे हैं कोई फ्रेंडली नेचर है, फ्रेंडली रास्ता है, कोई ऐसा तो नहीं कोई दिक्कत हो जाए। उन रास्तों का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता था। और इसके साथ साथ उन्हें जो किसानों के साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन करनी पड़ती थी। वो इसलिए क्योंकि जब रास्ते से गुजरते थे तो एक गांव से दूसरे गांव जाने पर जो रास्ते पड़ते थे, और एक खेती, जब वो खेती करते थे, रबी क्रॉप से खरीफ क्रॉप्स में आते थे, किसी क्रॉप्स में आते थे, खरीफ से रबी में आते थे, तो जो 1-2 महीने जो गैप होता था टाइम का, तो इस टाइम पे क्या होता है, जो खेत में कुछ घास फूस उग जाती थी, तो उस घास फूस को भी खाते थे। जो किसानों जो चरवाहों के जो जानवर हैं, उन जो खेत होते हैं, उन खेत के जो ड्यूरेशन, जो टाइम होता है, बीच में जो टाइम होता है एक खेती से दूसरी खेती, खरीफ क्रॉप से रबी क्रॉप से, तो उन घास फूस को भी खाते थे। तो इसलिए उन्हें किसानों से भी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ता था। और इस तरीके से उनकी जीवन, वो ट्रेड, हल्का फुल्का छोटा मोटा बिजनेस भी करते थे, और अपना कुछ बेच दिया, कुछ बना बुनू के बेच दिया, और चरवाहा भी थे। इस तरह से उनकी ज़िंदगी थी। और आगे देखते हैं कि जब कॉलोनियल रूल था, जब अंग्रेज़ों का शासन था, तब इनके साथ इनका कैसा सिस्टम था, कैसे जीते थे, क्या इनकी लाइफस्टाइल थी। ये पुष्कर मेले की फ़ोटो है। कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, अब जो चरवाहा थे उनका जीवन कैसा था जब अंग्रेज़ लोग आए थे। उनकी जीवन पे जब अंग्रेज़ लोग थे तो उनके जीवन पे काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। उनकी जो लाइफस्टाइल है पूरी श्रिंक हो गई थी, सिमट गई थी, और उनके मूवमेंट पे भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, क्योंकि जहाँ से वो गुजरते थे उन्हें अंग्रेज़ों को हाई टैक्स पे करना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, उनके एग्रीकल्चर स्टॉक्स में भी काफ़ी कमी आई, और साथ ही साथ उनके ट्रेड और क्राफ्ट भी पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं उनके जीवन पर ऑल ओवर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था जब अंग्रेज़ों का शासन था। अभी कैसे हुआ था इसके बारे में बताया। सबसे पहला तो ये है, जो अंग्रेज़ लोग थे वो ये जो चारवाह की ज़मीन थी, एक चरवाह वाली ज़मीन होती थी, उसको खेती में कन्वर्ट करना चाहते थे। इससे क्या होता था, लैंड रेवेन्यू इंक्रीज़ होता था, इससे घूम फिर कर इनकम ही इंक्रीज़ होती। जब रेवेन्यू ये एक अच्छा सोर्स था रेवेन्यू का, क्योंकि इसमें जूट उगता, कॉटन उगता, वीट उगता, गेहूँ उगता, और कई सारी चीज़ें जो उगती जिनकी इंग्लैंड में काफ़ी ज़रूरत थी, इंग्लैंड के लिए भी काफ़ी काम काम आती। कॉलोनियल जो रूल है, कॉलोन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इसको अनप्रोडक्टिव मानती थी, खाली ज़मीन पड़ी है जिसमें चरवाहा लोग आ रहे हैं, अपने जानवरों को चरा रहे हैं, इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं लगता था। ना तो इससे कोई एग्रीकल्चर हो रहा है, ना इनसे कोई रेवेन्यू हो रहा है, ना इनसे कोई टैक्स टैक्स वगैरह मिल रहा है। ऐसी ज़मीनें इनके लिए वेस्ट थी। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा,
मिड 19 सेंचुरी में इसकी मतलब शुरुआत की, जब आपस में डिस्कस करा इसके लिए रूल्स वगैरह लॉज वगैरह लाए, और इन्होंने स्टार्ट करा कुछ इंडिविजुअल लोगों को जो चरवाह वाली ज़मीन होती हैं इसको काफ़ी इनकरेज करा, और किसी को इंडिविजुअल लोगों को देना स्टार्ट करा। और ये जो ज़मीन थी चरवाह वाली, इसको हटाकर खेती में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया गया, और इसका हेडमैन भी बनाया गया गांव के किसी पास के व्यक्ति को ही। और इस तरीके से मतलब रेगुलर खेती होने लगी, और इस तरीके से जो चरवाह वाली ज़मीन थी वो खेती में कन्वर्ट हो गई, और इससे चरवाहों को काफ़ी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। जब उनका जो एक्सपांशन जो ज़मीनें हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, जो चरवाह वाली ज़मीन होती हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि मिड 19th सेंचुरी में फॉरेस्ट एक्ट आ गया था, जिसको कई सारे प्रांतों में लागू कर दिया गया, और ईस्ट फॉरेस्ट के तहत जो भी रिजर्व मतलब जो भी जहाँ पर भी लकड़ियाँ उगती थी, जो कि जैसे कि पिछले चैप्टर में डिस्कस करा है, जो ट्रेन की पटरियों की स्लीपर बनते थे, जहाज़ों के लिए लकड़ी बनती थी, ऐसी ऐसी लकड़ियों के लिए इन फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया, जहाँ पे इस टाइप की लकड़ियाँ उगती थी। और जितने भी चरवाहा थे उनको मतलब परमिशन नहीं थी वहाँ जाने की, और कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड कर दिया। बड़ी मुश्किल में बाई चांस अगर उनको परमिशन मिलती तो वो भी बहुत रिस्ट्रिक्शन होती थी, मतलब उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा या तो टैक्स वगैरह देना पड़ता था, या फीस पे करनी पड़ती थी। और कॉलोनियल ऑफिस को जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, जो मतलब यहाँ के फॉरेस्ट सर्विसेज में जो ऑफिसर लोग थे, उनका ऐसा मानना था, यदि हम चरवाहों को एंट्री दे देंगे तो जो जानवर लोग हैं क्या करते हैं, वो पेड़ जैसी उगता है उसको शुरू में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो शुरू से ही खा लेते हैं उनको। तो मतलब उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो ये भी एक रीज़न था कि उनको एंट्री एंट्री बैन थी उनके लिए। जो फॉरेस्ट लॉ आया था उन उस फॉरेस्ट लॉ ने क्या करा, इन चरवाहों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, मतलब उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी, उनको जंगलों में एंट्री करने से रोक दिया गया। और जो वैल्यूबल जो चारा होता है, जो मतलब जो नेचुरल उगता है, वो जानवरों के लिए बहुत रिच प्रोटीन वाला होता है, लेकिन अब वो खा नहीं सकते थे। अब अगर उनको एंट्री मिलती थी बहुत रेयरली, तो उनकी एंट्री पर नज़र भी रखी जाती थी, उनके मूवमेंट में क्या कर रहे हैं। और उनको एंट्री मिलती थी परमिट के द्वारा, जिस परमिट में उनकी एंट्री का मतलब आने का और जाने का टाइम डिसाइड रहता था कि उन्हें कितने समय तक जंगल में रुकना है और अपने जानवरों को चराना है। उनका टाइम बहुत लिमिटेड था। अब जो चरवाहा लोग हैं वो उस जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रुकते थे, चाहे कितनी अच्छी हरियाली हो, जितनी घास फूस क्यों ना हो, कितने ही हरे भरे पेड़ ही क्यों ना हो, अब चाहे कुछ भी हो। उनको एक टाइम डिसाइड था कि आप 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने, जो भी टाइम ड्यूरेशन है उस दिन इतने दिन रह सकते हो, फिर वहाँ से निकलना पड़ेगा। अब मतलब ऐसा है कि उनकी जो जीवन शैली, अब उनके उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परमिट, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिट जो था, एक मतलब A4 साइज़ का पेपर था, अब उनकी ज़िंदगी पर राज कर रहा था, उनकी ज़िंदगी पर वो रूल करने लगा था। अब उस पर ही डिपेंड था। यदि वो इस परमिशन, मतलब जैसे 10 दिन की परमिशन है, अगर उससे ज़्यादा टाइम ले लेते थे तो उनको फ़ाइन भी पे करना पड़ता था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जो इन घुमंतू चरवाहा लोग होते हैं इनको शक की निगाह से देखती थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं घूमते रहते कंटिन्यूस, हर 6 महीने, हर 3-4 महीने बाद इनकी जगह बदलती रहती थी। मतलब जानवरों को कैसा सीज़न सूटेबल रहेगा, कहाँ इन्हें घास मिल सकती थी, कहाँ पानी मिल सकता था, तो वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाते थे। तो कहीं इनकी फिक्स जगह नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ये सेट मतलब एक जगह रहें, स्थायी रहें, और एक जगह रुककर खेती खेती करें। यदि कोई व्यक्ति एक जगह रुकता है तो इसको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है और आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति हर 6 महीने में जब अपनी जगह बदल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल करना, ऐसे व्यक्ति पर अपना कानून थोपना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो व्यक्ति एक जगह रहता है उसको अंग्रेज़ लोग मानते थे कि ये भाई कानून को फ़ॉलो करते हैं, ये थोड़े सभ्य लोग हैं। बट जो लोग नोमैडिक लोग होते हैं, जो चरवाहा लोग होते हैं, जो जो बंजारे टाइप के लोग होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, वो उनको एक तरीके से क्रिमिनल मानती थी। 1871 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी पास करा, जिसे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कहा गया। ये ऐसा एक्ट था जिसमें क्राफ्ट पर्सन, जो ट्रेडर, पेस्टोरल, जो चरवाहा लोग होते हैं, पेस्टोरलिस्ट होते हैं, ऐसे लोगों को क्रिमिनल ट्राइब्स की श्रेणी में रख दिया गया। मतलब उन्हें जन्मजात ही, अब वो बाय बर्थ ही क्रिमिनल बन गए। मतलब वो उनका क्राइम ये था कि अब यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, स्थायी नहीं रहते थे।
हर 6-7 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने अपनी जगह बदलते रहते थे। इस एक्टिविटी के कारण उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। और और इस एक्ट के तहत उन्हें आदेश दिया गया कि भैया आप एक जगह रहो, गाँव गाँव में रहो। और उनको एक परमिट भी जारी किया गया, बिना परमिशन के उनको कहीं आना जाना अलाउ नहीं था। और इसके साथ साथ उन पर पुलिस भी नज़र रखती थी कि भैया वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या नहीं क्या कर रहे हैं। अंग्रेज़ जो हैं अब अपनी रेवेन्यू को और बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या करा, टैक्स का सहारा लिया। उन्होंने हर चीज़ पर टैक्स लगा दी, चाहे ज़मीन हो, चाहे वो वाटर पानी हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो गुड्स हो, सामान हो। यहाँ तक कि उन्होंने जानवरों पर भी टैक्स लगा दी। मतलब जितने ज़्यादा जानवर होंगे आपके पास, उतना ज़्यादा ज़्यादा टैक्स पे करना करना पड़ेगा। फिर कुछ टाइम के बाद इन्होंने इस टैक्स को मिड 19th सेंचुरी में लागू भी कर दिया था। अब क्या होता था, टैक्स टैक्स का जो सिस्टम है, अब मतलब उन्होंने क्या करा, इसका ऑक्शन करना शुरू कर दिया। मतलब जो होता था, मतलब ये ठेके पर देने लगे थे। मतलब किसी को इन्हें ठेका दे दिया। और 1950 से 1980 के दशक में इसका ऑक्शन होता था। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर होता था जिसकी बोली लगती थी। और उस बोली में भाई, जिसने जितनी ज़्यादा बोली लगाकर ये जो ठेका लिया कि भैया यहाँ इस गांव में मैं टैक्स लूँगा। अब वो तो उसको रिटर्न, मतलब उसको अपनी रिकवरी भी करनी पड़ती थी साल भर में। मतलब वो और ज़्यादा टैक्स लेता था, क्योंकि प्रॉफिट के साथ उसको साल भर में कमाना है। और 1980 तक आते आते गवर्नमेंट ने डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब अब सीधे सीधे जाके टैक्स लेने लगे थे, प्रति जानवर के प्रति। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने पास भी जारी कर दिया। एक पास होता था, कहीं से वो गुजरते थे तो उनको पास शो करना पड़ता था, और उसको उसके साथ टैक्स भी पे करना पड़ता था। मतलब जितने ज़्यादा अब आपके पास जानवर होंगे, उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था चरवाहों को। हाउ डिड दिस चेंज अफेक्ट द लिव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट। मतलब ये जो बदलाव हो रहे थे, इससे चरवाहों की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। अब ये जो पूरा काम चल रहा था, इससे इससे क्या हुआ, ये जो पूरा सिनेरियो था, कहानी चल रही थी, इससे चरवाहों की कमी आने लगी। क्योंकि उनको इतनी बाउंडेशन लगा दी, जंगलों में नहीं उन्हें चरवा सकते थे। इतनी सारी बाउंडेशन, हो सकता है शायद उन्होंने या अपने बेच दिए हों कुछ, या फिर वो अपने कुछ किसी अलग प्रोफेशन में काम करने लगे हों। जब जो चरवाहा की ज़मीन थी, जहाँ पे मतलब चरवाहा उगते, घास वास उगती थी, तो उसमें जो कैटल्स होते थे अपने खाना खाते थे, उस ज़मीन को क्या करा, खेती में तब्दील कर दिया। और ऐसे ही हुआ था फॉरेस्ट के साथ। जब फॉरेस्ट को रिजर्वेशन की कैटेगरी में रखा गया, इससे क्या हुआ, जो चरवाहा थे वो अपने जानवरों को फ्रीली नहीं मतलब बिल्कुल आज़ादी के साथ नहीं घास चरा सकते थे। उनके पास बाउंडेशन थी, एक परमिट वगैरह बनता था। और उसमें भी ऐसा टाइम था कि भई ये तुम इतने इतने समय तक रह सकते हो, उसके बाद नहीं रह सकते। उसके बाद थोड़ा सा लेट हुआ, फ़ाइन पे करना पड़ता था, और फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा होता था। जो चारे की ज़मीनें थीं, अब वो खेती में बदलने लगी। इससे इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो भी ज़मीनें थीं, मतलब वो अब उन ज़मीनों की कमी आने लगी। और जब ज़मीनों की कमी आने लगी, तो जो चरवाहा लोग होते थे वो पहले सीज़नल टू सीज़न रुकते थे। मतलब जैसे गर्मियों में रुक गए, फिर बरसात में चले गए, बरसात में कहीं रुके, फिर गर्मियों में वापस आ गए। इससे क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब वो कुछ दिन तक ही रुक पाते थे। मतलब एक जगह पर कुछ दिन तक ही रुक पाते थे। पहले सीज़नल रुकते थे कि गर्मियों में रुक गए, गर्मी का पूरा सीज़न रुके। बरसात में रुक गए, बरसात का पूरा सीज़न रुके। अब क्या हुआ, अब वो कुछ कुछ दिन ही रुक पाते थे। ऊपर से जंगलों में भी रिस्ट्रिक्शन था। इससे क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जो क्वालिटी वाला खाना होता है, इससे चरवाहों की लाइफ में ये चेंज आया। जो जानवर थे, उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था, खाने पीने की कमी होती थी। और जानवर धीरे धीरे मरने भी लगे थे। ऐसी सिचुएशन आ गई थी। चरवाहों की ज़िंदगी में जो इतने सारे बदलाव आए थे, अब उन्होंने इसको डील कैसे करा, इन इन सारे बदलावों को, जो सारी समस्याएं आई थी, उन्होंने कई तरीके से डील करा इस प्रॉब्लम को। कुछ ने अपने जो क्वांटिटी होती है, जो जानवरों की क्वांटिटी होती है, तो उसको थोड़ा सा कम कर दी। जैसे किसी के पास 100 थे भेड़ बकरी, उन्होंने 100 की क्वांटिटी कम करके 60 कर दी। क्योंकि फील्ड थी नहीं। मतलब जो जो चरवाहा वाली ज़मीन थी, जिसमें घास फूस उगती थी, उसको खेती में तब्दील कर दिया।
और इसके बाद क्या हुआ कि और सारे चरवाहों ने नई नई जगहें देखी मतलब पहले जहाँ जाते थे उन्होंने वहाँ ना जाते हुए नई नई जगहें देखी, क्योंकि 1947 के पार्टीशन के बाद, जब 1947 का पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का, तो बहुत सारे ऐसे चरवाहे थे जो सिंध नहीं जा सकते थे, मतलब पाकिस्तान के अब इंडिया नहीं आ सकते थे और इंडिया के सिंध नहीं जा सकते थे, जो पहले की तरह उनको इंडिपेंडेंट थी, अब नहीं थी। अब क्योंकि ये पॉलिटिकल बाउंड्री की वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाते थे फ्रीली, तो बहुत सारे जानवर ने क्या करा, माइग्रेंट होकर हरियाणा आ गए। वहाँ पर वो अपनी गाय भैंस बकरियों को चराते थे, और यही वो टाइम होता था। और इसी समय जब जब ब्रेक मिलता था ज़मीन को, जब वहाँ पर उसमें जब घास फूस उग जाती थी, तो घास फूस जानवरों के लिए होती थी, और जानवर जो होते हैं जब वो गोबर वगैरह कर देते थे, तो ज़मीन को भी थोड़ा सा खाद मिल जाती थी। और समय के साथ जो अमीर चरवाहा थे उन्होंने क्या करा, वो प्रॉपर ज़मीन खरीद के सेटल डाउन हो, मतलब एक एक जगह स्थायी हो गए, और उन्होंने उन्होंने अपनी गिव अप कर दी नोमैडिक लाइफ, मतलब जो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, हर 6 महीने में जगह बदलते रहते थे, तो उसको इनने बनी कर दी कि यार अब ऐसे ये जीना ही नहीं है, प्रॉपर उन्होंने ज़मीन खरीदी, अब वहीं सेटल हो गए। कुछ ऐसे लोग थे वो खेती करने लगे प्रॉपर, और कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब ट्रेडिंग, जो बिज़नेस वगैरह करने लगे, यार छोटा मोटा कुछ बिज़नेस कर लेते हैं, या जैसा भी बिज़नेस है वो कर लेते हैं। इसके अलावा जो गरीब चरवाहा हैं, उन्होंने क्या करा, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अगर पैसा उधार उधार लिया कुछ टाइम के बाद मनी लेंडर से, तो उन्हें क्या है, अपनी कैटल्स वगैरह को बाद में गिव अप करना पड़ा था, मतलब पेमेंट नहीं कर पाते थे, तो अपने जानवरों को ही दे देते थे। तो इस टाइम के बाद, कुछ समय के बाद, वो लेबर बन गए परिस्थितियों को देखते हुए। ये जो चल रही थी प्रॉब्लम, इससे क्या हुआ कि जो चरवाहा लोग थे, इसके बावजूद भी वो सरवाइव करते रहे, और कुछ डिकेड्स में, कुछ दशकों में देखा गया इनकी संख्या थोड़ी बहुत बड़ी भी है। जहाँ पर इनको बंदिशें थी जाने के लिए, तो क्या करते थे, अपना डायरेक्शन चेंज कर देते थे, और कुछ तो अपनी जो संख्या है जानवरों की उसे कम कर देते थे। और ये जो जहाँ पर भी जाते थे, जिस भी जगह पर, और उसके मतलब और उस जगह में अपने आप को ढाल लेते थे, मतलब वो जगह को अडॉप्ट कर लेते थे, जैसा भी सीज़न है, जैसी भी जगह है। और कई सारे इकोलॉजिस्ट मानते हैं, जो सूखे रीजन होते हैं और जो माउंटेन रीजन होते हैं, वहाँ पे चरवाहा, मतलब चरवाही वाली जो लाइफ होती है, वही स्विचेबल होती है। ये जो बदलाव आए थे इंडिया में चरवाहों के साथ, ये सिर्फ इंडिया में नहीं थे, ऑल ओवर वर्ल्ड में थे। मतलब क्योंकि समय बदल रहा था, समय के साथ चीज़ें भी बदलती हैं। तो बाहर के लोगों ने, जो इंडिया के अलावा के लोगों ने, उन्होंने इन सब चीज़ों से कैसे डील करा, उसमें आगे देखते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।